बाबूजी नहीं निकला। सर आप तो कह रहे थे बिजनौर का रास्ता जंगली जंगल से है जंगली जंगल से वो नील गाय उधर आएगा, दिख रहा है आपने? बाबू वो नील गाय कि अपना नॉन फिक्शन का काम है इसके लिए। नमस्कार। नमस्कार जी। आप हमें ये बताइए, आपको कभी बताया गया था आपका नाम शूरवीर क्यों रखा गया है? हाँ जी, जब ये बात मेरी माँ ने बताई थी कि मैं पूछने लगा कि माँ तुमने मेरा नाम सूरवीर रख दिया, एक का नाम सतपाल रख दिया, तो मेरा नाम सूरवीर क्यों रखा? तो कहते तो वो बोली बेटे तू बचपन से ही निडर था, डरता नहीं था और इस तरह का की हिम्मत थी, और तो जैसे बहुत छोटा सा था कि बच्चे के पाँव तो पालने में ही दिख जा, तो ना वैसे ही नाम रखा। तो उसका सत्यपाल नाम इसलिए रखा, वो सच्चा है, वो ज़्यादा नहीं सीधा साधा था, तो ये इसलिए रखा। आप ये बताइए, आपने स्कूल कहाँ से पढ़ा है? स्कूल कहाँ जाते थे? देखिए मेरी प्राइमरी शिक्षा जो है, बेसिक प्राइमरी यहाँ अपने गांव चांदन अंगली मोहनपुर में ही है, और उसके बाद में मैं जूनियर हाई स्कूल नांगलगढ़ पढ़ा। इसके बाद फिर मैं यहाँ सीडी इंटर कॉलेज, चंद्रमणि देव नागरिक इंटर कॉलेज है, वहाँ पढ़ा हल्दौर में। और उसके बाद जब मैं हाई स्कूल पास कर लिया, तो हाई स्कूल पास करने पर मेरे भाई ले गए मुझे अहमदाबाद। तो फिर प्री साइंस में मैं और बीएससी तक पूरा अहमदाबाद में पढ़ा। आपके गांव में मतलब बच्चों को पढ़ाने की इतनी ही इच्छा होती है सब में? मतलब सभी बच्चे इतना पढ़ते हैं? आपके वक्त सभी पढ़ते थे इतना, गांव छोड़ के दूर जाके? नहीं पढ़ते थे, मुझे अवसर मिला ना, मेरे भाई ले गए। मुझे एक सौभाग्य हुआ कि मुझे अपने भाई के द्वारा एक अवसर मिला, जो दूसरे लोगों को शायद अवसर मिलता तो वो भी मेरे जैसे जाए कितने होते। आप जब स्कूल में थे हाँ, तब आप क्या बनना चाहते थे? सिर्फ मैं तो पढ़ने में ही शौक़ था, और ये था कि मैं जो जीवन विज्ञान है, प्रकृति विज्ञान है, इसे पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी आती थी। और देख कहीं कोई पंछी उड़ रहा है, कहीं कोई पौधा छोटे से बड़ा हुआ है, कि आंधी में कोई पेड़ कट गया है, गिर गया है, तो फिर अपने आप में कैसा फल रहा फूल रहा। तो कोई पक्षी या कोई वस्तु मर गई है, मतलब चाहे वो पक्षी हो पशु हो, वो किस मुद्रा में पड़ा है, और उसको बाकी प्रकृति की इकाई उसका क्या कर रही है। तो ये ऐसे जिज्ञासा रही है बस। तो यही मेरा बचपन से हो रहा है, देखना समझना, देखना समझना। एक वेट करते हो रोलिंग। और बच्चों को उस टाइम तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ऐसे सपने होंगे। आपको नहीं लगा कभी पढ़ के, मतलब शहर जाके पढ़ के? हाँ, मेरे मित्र कोई केमिकल इंजीनियर है, कोई मेडिकल डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे नौकरी करनी है। मुझे ऐसा लगता था कि स्वतंत्रता, मुझे जो कुदरती स्वतंत्रता, उसमें मैं रहूं, उसमें अच्छे काम करता रहूं, ऐसा मेरे कॉलेज के दिन कैसे थे आपके? आप गांव से शहर गए होंगे, हाँ तो जी। आपको बहुत बदलाव नजर आया? आप में कुछ बदलाव आया?
कॉलेज के टाइम पे जब मैं यहाँ से गया अपना हल्दौर चंद्रमणि देवनागरी इंटर कॉलेज हल्दौर में जब मैं गया तो ये छोटे स्कूल थे, वहाँ बड़ा था तो उसकी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनी हुई है, वहाँ टीचर भी खूब सारे देखने को मिले, बच्चे भी देखने को मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब वहाँ क्लास में बस तो मेरा क्या पैर छू कर नमस्ते करने की आदत थी और बच्चे नहीं करते थे, तो मेरे टीचर थे प्रेम प्रकाश गुप्ता जी, तो मैंने उन्हें पैर छू कर नमस्ते जब करी तो मैं बैठा था कहीं बीच में और पैर छू कर पीछे जाकर बैठ गया, तो वो बोले अरे सूरवीर यहाँ आओ, तुम्हारी सीट ये आगे आगे बैठो, यहाँ आगे बैठो। तो ठीक है मैं आगे बैठ गया। तो अब मुझे महसूस हो रहा कि जो बैठने वाला बच्चा उसको क्या लगा, वो भी वही बैठा, वो भी वही, मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं करी। तो अगले दिन आकर वो एक पंडित जी के लड़के थे, वो बैठे थे और मैं फिर वहीं बैठ गया अगले दिन जब मेरे गुरुजी ने ऐसा बताया। और वो उसने आकर मेरा बस्ता जिसमें किताब रखते हैं उसको बस्ता बोलते हैं ना, तो मेरा बस्ता जो पीछे रख दिया और अपने आप आगे बैठ गया। तो जब वो गुरुजी आए तो मेरा तो वो ऐसा सम्मान करने के स्वभाव था पहले से ही। तो और अहमदाबाद जब आप गए हाँ, तब कैसा लगा आपको? अहमदाबाद जाकर तो साहब मैं पहले तो सुसुप्ता में आ गया यहाँ, और ये मेरी भाषा ये इंग्लिश बोलते हैं और ये गुजराती बोलते हैं, यहाँ कोई अपनी भाषा बोलने वाला ही नहीं है, मैं कैसे सीखूँगा, ये इंग्लिश कैसे वो होगी। तो एकदम शांत और स्वभाव का सुसुप्ता में जैसे कोई देख बस क्या करना कैसे करना इस तरह। भाई साहब के मित्र में जो उत्सुकता बढ़ाते थे, साहस बढ़ाते थे, वे ऐसा साथ में बोलते थे ऐसा करो ये सब। तो पहली बार वहाँ जब मैं गया और भाई साहब के प्रयोगशाला से कमरे पर जा रहे थे तो किसी ने भाई साहब से कहा हेलो, तो मैंने पहली बार हेलो शब्द सुना वहाँ, और मैं कह रहा कोई इनमें से कौन सा हलेगा, हलने का मतलब इधर उधर होना। तो ऐसा मतलब असमंजस्य में रहा और उन सब क्रिया देखता है और बड़ा चकित रहा। फिर धीरे धीरे मेरे मित्रों ने और मेरे भाई साहब ने ऐसा संभाला जैसे किसी बच्चे को संभालते हैं। हाँ बस हाँ। आप भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं बहुत? हाँ जी मानता हूँ, कुछ जो प्रभाव है उसी को मैं भगवान मानता हूँ। जिस जो सब देख हम पक्षियों में, पेड़ों में, आप में, हम में, तो जो भी प्रभाव उसको मैं भगवान, जो भी शब्द सुना पहले से सब भगवान को मानता हूँ। मूर्ति को किस मूर्ति का पूजन करते हैं? सरस्वती माता जी का। मेरी अम्मा जो बचपन से पहले से ही हमें छोटे पता कि वो सरस्वती माता की बहुत पूजा की। घर में आपके कौन से उनका पूजन किया जाता है? वही गायत्री सरस्वती माता जी का गायत्री मंत्र का। 77 साल में जब आप वापस आए? हाँ सन 77 में। हाँ तो उसके बारे में बताइए, आप क्यों वापस आए, फिर यहाँ आपने रहने का निर्णय क्यों लिया शहर छोड़कर? फिर देखिए ये बात कुछ परिवार की परिस्थिति ऐसी बनी। मेरे एक भाई जो बड़े भाई थे वो पीएचडी लेकर तो चले गए थे अमेरिका, और मैं एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में बीए कॉलेज एडमिशन फीस जमा ही की थी। और उसके बाद में टेलीग्राम गया घर से, एक भाई और थे किसान सत्यवीर नाम के, तो उनकी डेथ का टेलीग्राम गया। तो घर पर ना अम्मा थी, ना दादी माँ थी, ना कोई बुआ, ना कोई बहन, इस तरह का घर था। तो मेरे पिताजी और वो बाकी 2 भाई रहते थे तीनों यहाँ, और टेलीग्राम लेकर मैं अपने घर पर आ गया था और मित्रों को बताया। तो जब मैं अक्टूबर को यहाँ आया, 10 अक्टूबर को आया था, तो पिताजी अपने जवान बेटे के का अभाव महसूस करते थे, रोते थे।
एक भाई था वो 13 साल की आयु का था, छोटा वाला। तो वो उसको उस टाइम पर 100 तक गिनती याद नहीं थी, अनपढ़ जैसा था। तो ये सब देखते हुए फिर मैंने देखा कि स्वावलंबन में तो जीना ही है काम। हाँ, पढ़ लिख लिया और खेती पर स्वतंत्रता और कल्पना जो है अपनी पूरी चल सकती है। तो फिर पिताजी का भी आग्रह ये था कि मैं घर पर रहूं, और पिताजी को मेरे रहने से बड़ा चैन मिला उन्हें। वो बोले बेटे हम शहर में तो रह नहीं सकते। तो उनका अपना निर्णय था, उन्होंने बड़े भाई से भी राय नहीं ली, कुछ नहीं, वो अमेरिका में थे और उस भाई के डेथ का भी नहीं बताया वहाँ, ताकि उन्हें दुख पहुँचे। और उन्होंने मुझे यहाँ, मैंने स्वीकार लिया, ठीक है मैं यहाँ। फिर आप उसी वक्त आप स्कूल में पढ़ाने लगे? हाँ, तो फिर कुछ मेरा ऐसा स्वभाव है कि क्या मेरे अंदर कोई दुख घटना चल रही है तो उसमें रोज़ नहीं आता या कोई ऐसा मैं उसका प्रदर्शन नहीं हो पाता शरीर से, लेकिन उसके उपाय सोचते हैं। मैं तो यहाँ खाली था तो पहले तो अपने भाई को पढ़ाया उसको, तो उस भाई को इस तरह से पढ़ाया मैंने जैसे मेरे वहाँ प्रोफेसर पढ़ाते थे और वहाँ देखता था कैसे पढ़ाते हैं। तो उसी शिक्षा से मैंने अपने भाई को पढ़ाया सन 78 से, और सन 1986 तक उसका बीएससी कंप्लीट हो गया और बड़े अच्छे नंबरों से उसने करा। 8 साल में उसने शिक्षा पाई और बीएससी एग्रीकल्चर किया उसने, अच्छा रहा उसका। तो फिर वो मेरा उस मतलब पढ़ाई का वो एक वो बन गया, डिमोस्ट्रेशन जैसे कर कर देखा तो सफल रहा। फिर यहाँ हमारे जूनियर हाई स्कूल में, गांव का स्कूल था, वहाँ टीचर को उस टाइम पर 125 रुपये तनख्वाह के रूप में मासिक देते थे। प्राइवेट स्कूल था कमेटी का, तो मुझे उन्होंने शामिल करना चाहा अपनी कमेटी में और मैं सुनता रहा सबकी बात। फिर पता चला यहाँ तो पैसे इतने कम हैं कि गुजारा भी नहीं है। फिर बोला इतना गरीबी में अपना स्कूल चल रहा। तो मैं उनसे कहा कि भाई मैं 1 साल कुछ भी नहीं लेने का, और साइंस गणित जो भी विषय होगा, ये टीचर आपको नहीं मिल रहा है और पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, वो फ्री पढ़ाऊँगा अपने शिक्षा का पूरा, और रिजल्ट की मेरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन मैं स्कूल में आपके यहाँ कोई हाजिरी नहीं लेने का, रजिस्टर का काम, कागज़ का काम कुछ नहीं करने का। मुझे टाइम बताया जा, कक्षा 6, 7, 8 के वो जूनियर हाई स्कूल था, और मैंने पूरे निरंतर वो 1 घंटे 3 लेकर फिर अपना काम करता था, यहाँ से जाता था। तो क्या काम करते थे उस वक्त आप? आपका गुजारा कैसे होता था? अपनी खेती का करता था, पिताजी के साथ खेती करता था। और वो 2-3 जो घंटे दुकान चलाते थे वो कब? वो दुकान उसके 1 साल बाद की है। वो कैसे 80 आपको लगा वो? वो दुकान का भी लेने का यही हुआ कि मैं जब यहाँ रहा, 80-81 की बात है वो भी, तो यहाँ अंधेरा पड़ा रहता था और मिट्टी का तेल नहीं सही चिराग जलता था, ये अपने देसी तेल से चलता था, और बिजली भी नहीं थी। तो ये महसूस मैंने अधिकारियों से, जब यहाँ आया ना मैं, तो अधिकारियों से सब लोगों से मेरा संपर्क बना रहता था। तो मैं अपने गांव की बात अपने ब्लॉक में बताता था, अपने अधिकारी से बताता था कि हमारा गांव तो इस तरह का है, वहाँ इस तरह की भी सुविधा नहीं है। तो उन दिनों फेयर प्राइस, सस्ते गल्ले की दुकान, फेयर प्राइस शॉप वाली दुकान हो, वो विज्ञापन निकला था। तो मैंने अपने बीडीओ साहब से, अपने क्षेत्र अधिकारियों से मिलकर कहा साहब एक दुकान चंदन अंगली में दे दो आप। बोले कौन लेगा? आप लोगे तो हम देंगे, नहीं तो पहले से ही चंदन अंगली न्याय पंचायत है, उसमें 2 दुकान चल रही हैं। ठीक है हम ले लेंगे। तो मानव स्वभाव के आधार पर मैंने ये देखा कि तो फिर मैं क्यों लूँ दुकान, मुझसे चलने के भी नहीं, मेरा और भी काम हो, मेरे और भी शौक़ हैं। मैं देखता था दुकानदारों को जो देते वो बहुत व्यस्त रहते थे, तो सरकार भी तंग करती थी, लोग भी, जनता के लोग भी तंग करते थे। तो मैं अपनी अयोग्यता तो देखी, फिर एक जिज्ञासा उसमें बढ़ी कि मैं यहाँ नया मतलब बचपन से यहाँ चला गया था, अपने बचपन में चला गया था, अब युवावस्था में यहाँ आया हूँ, तो मेरा प्रजातंत्र से भी मैं उसका अध्ययन हो जाएगा और सरकारी तंत्र के कैसा रवैया है उसका भी मुझे पता चल जाएगा। इस जिज्ञासा को लेकर मैंने सब दुकान तो वो कितने दिन चला? वो 9 महीने चली है। तो बंद क्यों कर दी?
वो बंद इसलिए कर दे कि वो दुकान, मैंने ये सिद्ध कर दिया कि जो प्राइवेट डीलर हैं वो क्यों इधर उधर के गुट्ठा लगा कर बेईमानी करके वस्तुओं का खिट्टा बाज़ार में बेचते हैं, आम जनता के लिए जो वस्तु आती है बेचते हैं, खिट्टा ब्लैक करते हैं। ऐसा क्यों ऐसा करते हैं? उनकी मजबूरी है। तो कुछ सरकारी प्रबंध ऐसा है, कुछ उनकी नीति ऐसी मैंने देखी, तो दोनों का ही मिलकर वो समझ में आया कि ये ठीक नहीं है। और वो जितना मुझे समझ में, फिर मैंने छोड़ दिया अपने कि कोई पनिशमेंट या कोई कैसा आया ही नहीं। मेरी दुकान पर काफ़ी बुराई भी आई, लाछन भी आए, तो वो कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, फिर मैंने छोड़ दिया था। कड़े तो खेती के बारे में अपने अलग तरह से सोचना कब शुरू किया? वो किताब जब आपके हाथ में आई तो उसका क्या असर था? देखिए, खेती के बारे में सन 78-79 की बात है। तो मैंने यहाँ देखा, हमारे जो दादा बाबाओं के खेत थे, 3-4 एकड़ ज़मीन थी हमारी, तो गांव के इधर उधर थी, एक साथ नहीं थी। तो फिर उसकी तुलना मानव व्यवहार से की, और मानव व्यवहार का फिर यहाँ शाम को मैं, जो मर्दाना घर था, कोई वो तो लेडीज़ तो थे नहीं, तो रामायण पढ़ते थे हम यहाँ। और रामायण के रामचरितमानस की बात रामायण पढ़ते थे, तो उसको और व्यवहार में सब देखता था। तो ये तंग करते थे एक दूसरे को, तंग करने की जो प्रथा, मतलब समय पर सिंचाई ना देना, पड़ोसी किसान को समय पर रास्ता ना देना, तो वो बात ये मेरे अंदर घर कर गई। मैं पिताजी से बोला, मैं इस तरह की खेती नहीं करने का। बोले, और फिर कैसे करेगा? मैं जो खेत आपके हैं इन्हें बेच दो। क्यों बेच दें भाई? मैं यहाँ रहूँगा, ये अनायास दबाव देंगे और मैं उसको बर्दाश्त नहीं करने का, तो प्रहार करूँगा। प्रहार करने में मेरी शक्ति खर्च हो जाएगी। मैं तो नमस्कार करना, मैं उनसे भी ताल्लुक़ रखना। हाँ, मैं तभी कर सकता हूँ जब मेरा अपना सिंचाई का साधन हो, अपना खेत हो, अपना रास्ता हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप क्या उम्र थी आपकी? तब मेरे आयु 20-21 साल थी। मैं BSc करके आया था, 21 साल की। तो पिताजी ने मान लिया? हाँ, पिताजी ना, क्यों वो तो रोका था उन्होंने, और मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने धीरे धीरे खेत बेचना शुरू कर दिया। तो फिर जो खेत में सिंचाई देने के लिए जैसे ट्यूबवेल पर मैं गया, तो मैं अपने नौकर को या पिताजी को नहीं भेजता था, मैं खुद सिंचाई के लिए जाता था। जबकि मुझ पर काम खेती का आता भी नहीं था, और सीखता था, देखता था दूसरा कैसा कर रहा, तीसरा कैसा कर रहा, पड़ोसी का कहीं भी रिश्तेदारी में या कहीं भी जाता था, गाड़ी बसों में भी जाता था, तो वो किसका कौन कैसा कर रहा खेत में कैसा कर रहा, ये सब देखता था। तो देख के मुझे पता चला कि ये जुताई इतना क्यों करते हैं भाई। तो जुताई के बारे में ये बताया कि खेती की जो जुताई महत्वपूर्ण क्रिया है, इसलिए करते हैं कि जोहड़ सूख जा, ऐसी कहावत पहले सुनी, हमारे पिताजी भी सुनाते थे, बाबा किसान भी सुनी हमने, कि जोहड़ सूख जा जोत ना सूख। तो जोहड़ का मतलब तालाब तो भले ही सूख जा, पर जुताई कर कर के वहाँ नमी को, मतलब जो भूमि है आपकी, उसका ऐसा महीन कर लो कि वो नमी धारण बनी रहे हमेशा, वो ना सूखती। फिर दूसरों ये ज़मीन को इतना तोड़ दो, जितना तोड़ोगे उतना ये देगी। मैं बोला जुताई के, तो इस तरह से मैं लिखता गया। और ऐसा फिर मैं अपना कभी रात को विद्यार्थी जीवन जैसा मेरा भी ऐसा ही है, उठा और फिर उस पर चिंतन करता था। तो मैंने उसको वर्गीकृत करा, जुताई के लक्ष्य क्या हैं किसान के। तो पहला लक्ष्य है कि ज़मीन को उर्वरक शक्ति बनाने के लिए करना, और दूसरा जो उसमें था लक्ष्य, जो किसान का आज भी है। और फिर मैंने कृषि की किताब भी पढ़ी, इधर उधर से पत्रिका ही मंगाई। तो हो सका ये किसान अनपढ़ हैं, ये वैसे ही कहते हैं। तो उसमें कृषि विद्वानों का भी लिखा कि खरपतवार नाश होने चाहिए, जुताई करके इस टाइम पर जुताई करो, उनका नाश करो, और फसलों को नुकसान देंगी, ये करेंगी वो करेंगी। तो वो मुझे चुभती थी बात। फिर तीसरा उद्देश्य ये रासायनिक खेती वाले और परंपरागत किसान वाले की ये बात रही कि ये उसको जल धारण क्षमता बनानी है। उर्वरकता शक्ति रही, खरपतवार नाशक रहा, तीसरा जल धारण क्षमता की बात रही।
चौथी बात जो है उसके लिए जो कृषि किताबों से मुझे पता चला कि वो बीज सही या बेड सीड जर्मिनेशन के लिए वो करते हैं। ठीक है, तो उस तरह का मैं तुलनात्मक वो करता था। वो बात मुझे चुभती थी। कहाँ चुभी? कि वो खरपतवार नाशक और ये तो इनका सार्थकता क्या है? जो घासें हैं मुझे पढ़ाई गई है, भाई घासें वनस्पति घास है, ये उपयोग है, ये का और खाद्य श्रृंखला मैंने पढ़ी है, इनकी उपयोगिता नहीं हो रही। तो ऐसा क्या कारण है? क्यों? फिर चलो यही किसान नहीं समझते तो कृषि विद्वानों को समझना चाहिए था। ये मैं गलत सोच रहा हूँ। मैं अपने को भी चेक करता था और फिर कहीं दूसरी जगह जाता था, वहाँ भी चर्चा करता था। फिर भाई साहब से बताता था, अपने भाई आते थे 15 दिन में आते थे, उनसे जिक्र करता था। तो वो कहते थे, उनको अच्छा लगता था, सुरभीर तेरी बात अच्छी है पर इस तरह से खेती नहीं हो पाने की। वो बार बार कहते थे पर बात ठीक है। और घर की खेती क्यों नहीं होने की? होगी, आवश्यक होगी खेती। तो बोले फिर तो जब वो ज़मीन जुती हुई, खूब जुती हुई, को मैं सिंचाई करता था और पहले सिंचाई जब करता था तो जैसे फसल बो दी और उसमें पहले सिंचाई 20-25 दिनों के बाद करनी पड़ती है, तो पता चला उसकी नमी भी चली गई और फसल वो जो बीज से जो फसल उग का आई थोड़ा सा ऊपर को, तो उसमें जड़ों थोड़ी सी छुटनी हुई है और वो थोड़ा सा पौधा बना है और उसको सिंचाई की ज़रूरत पड़ रही है। तो जैसे ही हमने सिंचाई करी तो जितना टूटा हुआ मृदा का लेयर था, स्तर था, तो वो सारा का सारा एकदम पोली हो गई, घुल गया उसमें पानी में और बहुत मुलायम हो गई। तो मैं बीच में अपने जो मेंढ पानी फेरने की बात आती है, क्यारी से दूसरे क्यारी में डालना, वो मेंढ बंद करनी ऐसा, तो मेरा पैर भी इतना 2-3 फीट धंस जाता था और नीचे की मिट्टी मुलायम हो जाती थी। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा ध्यान गया जुताई पर कि वो मैं उस खेत को बार बार देखता था, शाम को क्या होया, सुबह क्या होया। धीरे धीरे वो ज़मीन सॉफ्ट हुई, सॉफ्ट होने के बाद फिर कड़ी हुई, कठोर बनती चली गई, फिर उसमें दरार भी पड़ती चली गई। पानी कहाँ चला गया भाई? पानी कुछ नीचे उतरा, कुछ हवा में उड़ गया, कुछ कैसा। फिर वो इतनी कठोर हो गई तो जो जड़ें थी वो भी कम्पैक्ट हो गई, उसमें चिपक गई और फसल भी ऐसे ही हो गई। तो मैं मतलब पिताजी साहब जो इसमें कुछ ना करें, नलाई ना करें, गुड़ाई ना करें, तो ये तो और कोई और कुछ भी ना करो तो फसल नहीं होने की। तो तुम इतना जुताई का इतना श्रम, इतनी बड़ी बात, तो ये तो सब निरर्थक ही गया। और उन घासों का क्या हुआ फिर? और तुम्हारे श्रम का क्या हुआ? और जो एक कुदरती संरचना है उसको आपने इतनी मेहनत से उसको अदला बदला, उसका क्या हुआ? तो पिताजी को चिंता होगी कि बेटा तेरी खेती कैसे होगी, तेरा गुजारा कैसे चलेगा। तो उनके मन के उससे मैं रासायनिक खेती की और जैसे हरियाणा खेती पत्रिका वहाँ से मंगाई हिसाब से, किसान भारतीय पत्रिका पंतनगर से, और बीएससी एग्रीकल्चर के वो सब इस तरह के लेवल की पत्रिकाएं पढ़ी। और अपने जो फील्ड सरकारी मशीनरी है, जैसे अपने एडीओ एग्रीकल्चर, ग्राम सेवक, बीडीओ और एग्रीकल्चर जिला कृषि अधिकारियों से संपर्क करा और उनसे भी मैं डिस्कस कि चलो ये किसान ऐसे हैं तो उनसे मैं करूँ, वो विद्वान हैं और वो गांव के विकास के लिए आए हैं। तो वो उनका आना जाना हमारे यहाँ बढ़ गया और वो यही कहते थे, मतलब निरुत्साहित करते थे, भाई ऐसा काम नहीं चलने का, ये बेवकूफ़ी की बात आप करते हैं, आप पढ़े लिखे हो यार, हाँ इसका ऐसा होना ऐसा होना। तो मैं बोलता था ठीक बेवकूफ़ी तो है पर ये तो फिर कठिन हो गई। तो मैंने लेख लिखा उसके बाद कि सारे किसान धरती पर जो खेती करते हैं पट भूमि में खेती करते हैं। तो तुलनात्मक मैंने दिया कि इतना श्रम किया, वो पट तो पहले ही थी, फिर आपने तोड़ कर उसको फिर पट बना दिया। तो जो नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक संरचना थी मृदा की वो भी आपने खो दी और नई अपनी तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह से कितनी ऊर्जा आपने दी और कितनी ऊर्जा उससे मिलेगी, तो तुलनात्मक बहुत कम मिली। हाँ, तो इस तरह की बात है। सिंचाई की आपकी सिंचाई की भी यही बात देखी, निलाई की भी यही बात देखी। तो जेपी
दो सब्जी। कट कट रोलिंग। हाँ जी जेपी करेक्ट करेक्ट रोलिंग। आइए जेपी चलो एक दो सब्जी ले लो। पानी ला के दो, अभी जाना है खेत। करेक्ट ओके सब्जी ला एक बार फिराइए, एक बार फिराइए, फिराइए। ऐसे निकल जा रहे हैं। स्टैंड बाय। रोलिंग। आप हमें ये बताइए आपने ये जो बरसों के अनुभव से जो ज्ञान पाया है जिसका आप प्रयोग अपनी खेती में कर रहे हैं अगली पीढ़ियों तक ये पहुंचाने के लिए इसका प्रचार होने के लिए आप कैसे होगा ये सब मतलब परंपरा में जो हमारे जो अनुभव हैं परंपरा में देखिए हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारे साथ जो काम करते हैं वो सीखते हैं। हम ये जैसे यही चारा काटने की बात है, सब कहते हैं भाई इंजन लगाओ, बिजली लगाओ, ये करो, ठीक है। हम कहते हैं बच्चों से कि थोड़ा सुबह सुबह नहाने के बाद व्यायाम करो। हमारा छोटा बच्चा, बीवी, लड़कियां, सारे सबके सब हम थोड़ा थोड़ा चारा सब काटते हैं। उससे क्या हमारा पूरा बॉडी का जो है व्यायाम हो जाता है। तो उससे सारे तो ये सब दूसरों को भी देखने से पता चलता है। लेकिन यहाँ के बाहर आपके गांव के बाहर के किसानों को ये पता चले, देश में पता चले, आप इसके लिए घूमते हैं, आपने कुछ प्रयत्न किए हैं कि आपकी जो अनुभव हैं वो आप बांटे लोगों से, वो क्या होगा मतलब आपके सब। देखिए आप जैसे सामने खड़े हैं, आए दूर वहाँ से मुंबई से, तो आपके द्वारा पूरे संसार में दूरदर्शन द्वारा जा गई। ऐसे ही मैं जाता हूँ सेमिनार में, गोष्ठियों में, सब अपने अनुभव बताता हूँ।
विद्वानों को। और हमारे क्वालिटी सर्कल के अरविंद कौल साहब हैं, तो क्वालिटी सर्कल वो बाराबंकी में और गांव में ले आते हैं, तो वहाँ के लोगों को हम बताते हैं, वहाँ के लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। आपके यहाँ फैक्ट्री में बुलाया गया हमको, शुगर फैक्ट्री में, फिर 2-3 फैक्ट्रियों में, और उन्होंने तरह तरह की बात पूछी। तो फिर उन्होंने हम सहज कैसे बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। हाँ बताइए। तो इसी तरह से जैसा आपको बता रहा हूँ, और कहीं भी जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, सब अपने गुरुजनों से, अपने और परिवार रिश्तेदारी में जाते हैं, तो पूछते रहते हैं सवाल, आप ऐसा ही क्यों करते हैं, वैसे ही। तो मैं उसके जितना सत्यता के प्रमाण हैं मैं देता हूँ, कि जब प्रमाण मिलते हैं लोगों को तो कुछ यकीन भी करते हैं। मान लीजिए बिना खाद का मैं रहता हूँ, कैसा रहता हूँ, कैसे मेरे काम चल रहे हैं, कैसा, तो मुझे लगना चाहिए ना। सत्यता, एक सत्य को जानने की उसकी दृष्टि होनी चाहिए, सत्य बोलने के लिए उसकी वाणी होनी चाहिए, तो उसका मैं पालन करने की कोशिश करता हूँ। सच्चाई ये है, उसको दिखाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता जब हूँ। आपने 1980 के आसपास ये काम करना शुरू किया था, हाँ। अलग तरह की खेती, तब आजू बाजू के किसानों ने आपको मदद की थी या क्या हुआ था? मतलब आजू बाजू के जो किसान हैं उन्होंने अफसोस महसूस किया था, और उनके अफसोस पर मैं सचेत नहीं हुआ, उन जैसी खेती नहीं की, फिर भी मैं अडिग रहा। तो उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बताया, गाली भी दी, मूर्ख कह के मेरे सामने चले जाते थे। और क्योंकि किनारे के सड़क के किनारे हमारा खेत है, तो काफ़ी दर्शक देखते थे, फसलों की गिरावट की पैदावार को भी देखते थे, उसके क्या हो रहा है, और दैनिक चर्या सब कुछ। तो कहीं के भी जो जाने पहचाने के आम रास्ते पर राहगीर जा रहा, तो उसको अलग सा दिखाई देता था, तो उसमें प्रश्न करता था, ये ऐसा कर रहा, ऐसा पट बन जाए ज़मीन, ऐसा ये हो जाएगा, तरह तरह के। तो उसको हम रिकॉर्ड करते थे बैठ कर, कि इस व्यक्ति ने हमको इसलिए मूर्ख किया है, या इसलिए ये बात बताई है, उसको हम रिकॉर्ड करते थे साहब, लिख लेते थे? लिख लेते थे। फिर उस पर हम चिंतन करते थे। जैसे मेरा अभी भी स्वभाव है, रात में जब तक नींद आ रही तो लेट रहा हूँ, नहीं नींद आ रही पढ़ने बैठ गया है कुछ, अपना चिंतन करने बैठ गया, तो उस पर प्रश्न ढूंढता था, ईश्वर से प्रार्थना करता था कैसा क्या उत्तर मिला। दूसरा आदमी अगर आप पे कुछ, आपको कोई बोल रहा हो, तो आप खुद क्यों चिंतन करते हैं? आपको उसमें खुद की गलती नज़र आती है? नहीं, खुद के नहीं, मुझे समझ में आ रही कि ये घासे का कुछ अर्थ है, ये जुताई का कुछ अर्थ है। अब मैं उसको प्रकृति की व्यवस्था को पहचानना चाह रहा हूँ। सब वो दूसरे लोग अपने उसमें वो परंपरा से आदी हो गए उस तरह से, और वो जबकि वो टिकाऊ खेती नहीं है या टिकाऊ बात नहीं है, मुझे यहाँ टिकाऊपन लग रहा है अपने आप में, तो उसको मैं पकड़ना चाहता हूँ बस। वो दूसरा जैसा कर रहा है उसको जो समझ में, उसका दोष नहीं, वो मुझे गाली दे गया, उसका दोष नहीं, मुझे मूर्ख बताया, मैं उसको अपने आप को ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने उसको अपना परिचय नहीं दिया, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है वो मुझे कुछ ना कहता, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता जब तक कि मुझे सत्य का प्रमाण न मिल जाए कि ये बात जो मैंने सोचा, परिकल्पना की है, तो व्यवहार में वो कितनी सच है, और वो कितना मैं उतार सकता हूँ, दूसरों को भी उतरवा सकता हूँ। तब तो इसलिए मैं उसको बताता भी नहीं। तो वो अनदेखता से अपने जिज्ञासु है, उसका स्वभाव है, तब वो जो उसको समझ में आती है वो सब वो कहते हैं। आपके बारे में जब हमने पढ़ा था, तो आपकी मेथड में ये भी सुना था कि आप इंसेक्टिसाइड्स नहीं डालते, जानवरों को, चूहे हो हाँ, या हाँ, सांप हो, हाँ, आप उन्हें रहने देते हैं आपके हाँ, खेत में। हाँ। तो इसके पीछे आपका क्या विचार है? इसके पीछे ये विचार है जी, कि जैसे ये आपके चूहे, आप अभी देख रहे थे गिलहरी को, पशु पक्षी देख रहे हैं, तो मनुष्य ने अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ पशुओं को पालना सीख लिया। जैसे कहीं ऊँट है, कहीं बकरी है, कहीं कुछ है, वो पालते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मनुष्य भी प्रकृति का अन्य इकाइयों की भांति ऐसा ही एक इकाई है, कोई भिन्न नहीं है। सिर्फ इतना है कि वो बुद्धिमान है, अन्य इकाई में उतना विकास नहीं है। तो वो समझदारी, तो मैं मानता हूँ कि जितने भी मानव इकाई हैं, सबकी सब प्रकृति की एक मतलब हीरो जैसा है। वो अच्छा करने के लिए प्रकृति में एक अच्छा सुखद व्यवस्था है, उसको पकड़कर सबको अच्छा प्रदान करना, चाहे वो कीड़ी हो, चूहा हो, कैसा।
हाँ, तो मैं अब ये निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि मनुष्य को सबके साथ कैसे जिया जाए, कैसे उनको वे भी रहें, घासे भी रहें, चूहे भी रहें और जंतु भी रहें, हम भी रहें, तो सबके साथ ऐसी कैसी व्यवस्था निकल सकती है, तो वो ये पहचान पड़ रही है अपने तो प्रयोग में। उसका असर नहीं होता खेत में ये सब जानवर रहने से? देखिए, प्रकृति में एक संतुलन है और उस संतुलन को बनाने की कोशिश करता हूँ, तो संतुलन में मुझे कुछ आपत्ति नहीं होती है।